हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब जबरदस्त मस्त और अपनी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज से एक नया सीरीज आपके साथ जुड़ने वाला है। 36 दिनों का टारगेट हम आपके लिए चैलेंज देते हैं। तो साथियों, हर रोज एक मॉडल पेपर करने वाला है जो कि 40 प्रश्नों का होने वाला है, आपके सामने होगा, जो सेम टू सेम पेपर के सवाल होंगे। तो साथियों, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, आपका यूपी पुलिस परीक्षा 18 फरवरी 2024 को होता है। आज से आपका 36 दिन बाकी है, तो हमने आपके 36 दिनों का टारगेट सेट किया है। इसमें पूरे 40 सवाल होंगे और आपको पता होगा आपके परीक्षा में पूरे 38 सवाल आ रहे हैं। तो साथियों, आज से हम आपके लिए वो सेट तैयार किए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपने पूरा कर लिया तो समझ लिए आपका सामान्य ज्ञान का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का टारगेट फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। पूरे 36 दिन का हमें बस टारगेट ये कंप्लीट करना है। अगर कर लिए तो साथियों समझ लिए सीने पे वर्दी होगी। तो बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो आपका आल्हा है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो आपका शारदा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते। प्रश्न तीसरा दिया है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो दोस्तों बताइए, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो बताइए कौन थे साथियों। तो मुस्तरी बाई थे। ऑप्शन ए आपका मुस्तरी बाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो बताइए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकारी कौन थे। तो दशवंत थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो सर जी देखिए, हमने आपके लिए तो 36 दिन का टारगेट कर दिया है, लेकिन आपको भी हमारे साथ जुड़ना होगा। हर रोज 9 बजे एक ना एक दिन पर आएगा वीडियो आपके सामने। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो आपके 1968 में 1968 में कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1857 में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा, 1887 है यहाँ पर, इसको हटाइए। देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो आपके कौन थे साथियों। तो मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है। तो आपके रहीम के न जाना जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इस बार हमें सीने पे वर्दी जाए, जो भी करना पड़े लेना पड़ेगा साथियों। इस बार हमें, अगर इस बार नहीं लिए तो कभी नहीं। ये आखिरी मौका आपके पास होने वाला है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न 8 दिया है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों बताइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो आपके सूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सूरसेन। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 7.3% है। तो साथियों, आप यूपी जीके का एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, और यूपी जीके के बुंदेलखंड क्षेत्र के, क्योंकि आपके 11 से 12 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। हम यूपी जीके का भी सभी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, हमारे चैनल पे जाके देखिए और अपनी तैयारी उसमें भी कीजिए। डेली यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर आ रहा है। देखिए प्रश्न 10 दिया है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो आपके महोबा है। ऑप्शन सी महोबा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बुंदेलखंड क्षेत्र के तो आप रट के जाइएगा, क्योंकि एक ना दो 3-4 सवाल देखने को मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित आपके प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न 11 दिया है,
संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों बताइए संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था? तो आपके जो 101वें में हुआ था उसमें हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो आपका ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है उस वाहिनी का चयन करें जो मूल मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो दोस्तों उस वाहिनी का चयन जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो कौन ले जाता है? यूरेथ्रा ले जाता है। कौन सा थी? यूरेथ्रा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो दोस्तों पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो आपके केरल के है। ऑप्शन डी केरल राज्य जो कि हर एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपके जो महाधिवक्ता होते हैं ना उनको नहीं की जाती है। ऑप्शन बी महाधिवक्ता बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो कौन? 8वीं अनुसूची करती है। ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बताइए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने साथियों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 बढ़ते हैं। प्रश्न 18 दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका ये मुंबई में है। ऑप्शन सी मुंबई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों बताइए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों बताइए किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो आपके एनीमोमीटर को। किसका साथियों? एनीमोमीटर जो होता है उसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी एनीमोमीटर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथी बताइए तुअर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर भी कहते हैं इसे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो साथियों बताइए निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो आपका मोटे अनाज नहीं है। ऑप्शन डी मोटे अनाज बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। तो साथियों बताइए फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो आपके होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन दिया डी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके एन.आर. नारायण मूर्ति है। कौन है साथियों? एन.आर. नारायण मूर्ति। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया है 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो साथियों 1869 किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी? तो आपके स्वेज नहर के खुलने से। तो ऑप्शन सी स्वेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो साथियों बताइए निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो आपके श्रीलंका को कहा जाता था। किसके साथियों? श्रीलंका को। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 पे बात करते हैं।
प्रश्न 27 दिया है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो साथियों बताइए निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो आपके यूरेनियम को कहते हैं। ऑप्शन बी यूरेनियम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? तो साथियों बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? तो आपके 2 चलती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस विरोध में छोड़ दिया था? तो साथियों बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया था। तो आपके जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके तहत अपना क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दिया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 पे देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है? तो साथियों बताइए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो आपके ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, प्रश्न 31 दिया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी वूलर झील है। ऑप्शन डी वूलर झील बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, प्रश्न 32 दिया है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की है? तो साथियों बताइए महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किस जगह एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की है? तो आपके ये उज्जैन में की है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी साथियों इतना तेज कराने लिए क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और भी आपको सब्जेक्ट कवर करना है। रीजनिंग 75 सवाल, सॉरी 55 सवाल आ रहे हैं। रीजनिंग कितने सवाल आ रहे हैं? 55 सवाल। और हिंदी में 37 सवाल आ रहे हैं और जीके में आपके 38 सवाल। आप हमें बताइए मैथ में कितने सवाल आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट कीजिए। इसी का सवाल बताइए मैथ में कितने सवाल आ रहे हैं पूरे बताइए। तो देखिए प्रश्न नंबर 33 दिया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो साथियों बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपके उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो साथियों बताइए किस भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आपके तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन सी तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों बताइए भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आप इस पे मत लगा दीजिएगा, इन पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी? तो साथी बताइए प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके ये महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा साथी? महावीराचार्य के द्वारा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो साथियों बताइए प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो आपका ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो साथियों बताइए हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो आपका माउंट कंचनजंगा है। कौन साथियों? एमटी कंचनजंगा है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिया है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क, इस सवाल का जवाब में आप कमेंट जरूर कीजिएंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो चलिए प्रश्न नंबर 40, एक सवाल आपके लिए होमवर्क। देखिए 40 दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो साथियों बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपका ये 1993 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिया है जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो गुरुजी बस कीजिए, आज के लिए बस इतना है। एक दिन का टारगेट चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, अब अगले दिन का टारगेट तैयार हो जाइए। और भी वीडियो आने वाला है, ये टेंशन ना लीजिए। ये सुबह का टारगेट है, दोपहर का तो अभी टारगेट बाकी है साथियों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है डेली के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।